प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन 2 में पाठ 1 हरिहर काका के शेष भाग 8 के अंतर्गत आने वाली व्याख्या का हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं। बच्चों, लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ अब तक जितनी भी घटनाएं घटी, ये घटना उनमें से अब तक की सबसे अंतिम घटना थी। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे तो देवस्थान के महंत पुजारी फिर से हरिहर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और ज़मीन देवस्थान के नाम करवा लेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई फिर से उन्हें मारेंगे और ज़मीन को अपने नाम करवा लेंगे। इसीलिए अब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की। तब सामने ना आकर हरिहर काका के भाई और महंत दोनों ने पीछे ही रहकर बहुत खुशामद और पैसा खर्च करके हरिहर काका की सुरक्षा के लिए सहायता की थी। यह उनकी सहायता का ही परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुर बारी के साध संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। तो बच्चों, अब शब्दार्थ देखें। वास्तविक का अर्थ होता है असल में, सतर्क का मतलब सावधान, सद्भाव का मतलब अच्छा व्यवहार, प्रयत्नशील का मतलब प्रयास में लगे रहना। लेखक कहता है कि उसे लगता है हरिहर काका भले ही पुलिस की सुरक्षा में रह रहे हों, परंतु असल में जो सुरक्षा हरिहर काका को मिल रही है वह देवस्थान और उनके भाइयों की ही मिल रही है। देवस्थान के साधु संत और हरिहर काका के भाई इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि उनमें से कोई या गांव का भी कोई भी व्यक्ति हरिहर काका को कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। इसके साथ ही दोनों पक्ष, हरिहर काका के भाई और देवस्थान के साधु संत, अपना बनावटी व्यवहार और अच्छा होने का ढोंग हरिहर काका के सामने लगातार करके उन्हें अपनी ओर लेने का पूरा प्रयास कर रहे थे। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज मस्ती में रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर
लौट आते हैं। शब्दार्थ: वशिष्ठ का मतलब खास, प्रस्ताव का मतलब योजना। लेखक कहता है कि उसके गांव में एक नेताजी थे जो ना तो कोई नौकरी करते थे और ना ही उनकी कोई खेती गृहस्थी थी। उसके बाद भी वह साल के 12 महीने मौज मस्ती करते थे। इसका कारण था कि उनके पास राजनीति की जादुई छड़ी थी। नेताजी का ध्यान हरिहर काका पर गया। वह बिना समय गंवाए कुछ खास लोगों को अपने साथ लेकर हरिहर काका के पास पहुंच गए और उन्हें एक योजना बताई कि वह अपनी ज़मीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खुलवा दें। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। सदियों तक सभी उनको स्कूल के नाम से याद रखेंगे। इससे उनकी ज़मीन का सही उपयोग भी हो जाएगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल भी मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी को भी निराश होकर लौट जाना पड़ा। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। शब्दार्थ: विचारणीय, विचार करने योग्य, चर्चनीय, चर्चा के योग्य, संभावना, हो सकने का भाव। लेखक कहता है कि अब गांव में हरिहर काका के ऊपर ही सारी बातें होने लगी थी। आंगन, खेत खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही बातें होती थीं। उनकी घटना की तरह कोई और घटना नहीं थी जिस पर विचार और बातें की जा सकें। गांव में हर दिन कुछ न कुछ घटता ही रहता है, लेकिन हरिहर काका के सामने कोई भी घटना टिक नहीं पाती थी। लोग बस हरिहर काका की घटना के बारे में ही बात करते नजर आते थे। गांव में जहाँ कहीं भी लोगों के बीच हरिहर काका के बारे में बात शुरू होती थी तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता था। लोग तरह तरह की हो सकने वाली बातों पर चर्चा करते रहते थे, जैसे राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वह दोनों लोगों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। वह दोनों को ही अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। दोनों ओर के लोगों ने ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। अब इस तरह की स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। इस तरह की बातें हमेशा ही सुनने को मिलती हैं। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता है। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साथ संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। शब्दार्थ: उगल का मतलब बोलना, समाधान का मतलब हल, आशंका का मतलब संदेह या शक, समूचे का मतलब पूरे। लेखक कहता है कि हरिहर काका के विषय में बात करते करते लोगों के बीच बहस छिड़ जाती थी।
उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता था उससे 10 गुना ज़्यादा ही बोलता था। उसके बाद भी किसी के पास कोई हल नहीं निकलता था। बात कभी ख़त्म नहीं होती थी। लोगों का संदेह वैसा ही बना रहता था, लेकिन लोग अपने संदेह को एक ओर रखकर अपना अपना पक्ष लेना शुरू कर देते थे। कोई कहता कि उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलेगा तो सभी का भला होगा। कोई कहता उत्तराधिकार हरिहर काका के भाइयों को मिलना चाहिए क्योंकि यह उनका हक है। देवस्थान वालों ने कब क्या कहा, हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में पूरे गांव में फैल जाती थी। खबर कितनी झूठी है कितनी सच्ची है इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। जिसको जो भी पता चलती थी वह बिना सोचे समझे बात को बढ़ा चढ़ाकर आगे पहुंचा देता था। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को ख़त्म क्यों कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साथ संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। शब्दार्थ अफसोस का अर्थ है दुख, हस्तगत अपने हाथों में। लेखक कहता है कि हरिहर काका से जुड़ी बहुत सी खबरें गांव में फैल रही थीं। एक खबर थी कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए दुख मना रहे हैं कि उन्होंने अगर हरिहर काका के अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया होता तो बात इतने आगे नहीं बढ़ती। दूसरी खबर यह आ रही थी कि जब हरिहर काका मरेंगे तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी ठाकुरबाड़ी के साथ संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर के लोगों ने अंतिम संस्कार अपनी अपनी ओर से करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में कि लाश किसके पास रहेगी और अंतिम संस्कार कौन करेगा, इसमें बहुत खून खराबा हो सकता है। एक तीसरी खबर यह भी आ रही थी कि हरिहर काका के भाई अभी से ही हरिहर काका की ज़मीन को हड़पने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह को मना लिया है और उससे बात भी कर रखी है। हरिहर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे खेत बुटन लोग और मामले को संभाल लेगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में बुटन सिंह के नाम का खौफ था। एक चौथी खबर यह भी फैल रही थी कि महंत जी ने यह फैसला कर लिया है कि जब हरिहर काका की मौत होगी तो वह देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे ताकि हरिहर काका की आत्मा को शांति मिले। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए हैं, नहीं, कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं। एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन
वो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख दिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अर्थात जिनके पास धन है वह उपवास करता है, वह खा नहीं पाता है, और जिसके पास धन नहीं है वह खूब मस्ती करते हैं, खूब मौज करते हैं अगले के धन पर। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। शब्दार्थ: रहस्यात्मक का मतलब है राज से भरी हुई, भयावनी का मतलब डरावनी, आच्छादित का मतलब छाया हुआ। लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा था मानो राज से भरी हुई और डरावनी बातें गांव के पूरे आसमान में फैली हुई हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल बन रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने अमृत तो पिया है नहीं, तो मरना तो उनको एक दिन है ही, और जब वे मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिहर काका के परिवार के बीच जमीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। सभी जानते थे कि उसका असर पूरे गांव पर भी पड़ेगा। उस समय सही में क्या होने वाला है कोई सही से नहीं बता सकता था। लोगों का कहना था कि यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए गांव के लोगों के अंदर डर तो था ही, लेकिन वे उस समय का इंतज़ार भी कर रहे थे। एक ऐसे समय का इंतज़ार जिसको आना ही था, उसे रोका नहीं जा सकता था। लेखक कहता है कि हरिहर काका इन सब चीज़ों से दूर चुपचाप अपनी बाकी की ज़िंदगी काट रहे थे। हरिहर काका ने एक नौकर रख लिया, वही उन्हें खाना बनाकर खिलाता। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती थी उससे अगर हरिहर काका चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। कोई बात कहो, कुछ पूछो, वह किसी का कोई जवाब नहीं देते। खुली आंखों से बराबर आकाश को देखते रहते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ बातें करते थे, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं बची थी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अर्थात हरिहर काका के पास धन था, लेकिन उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था, और पुलिस वाले बिना किसी कारण से ही हरिहर काका के धन से मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों वक्त उसका भोग लगा रहे थे। तो बच्चों, आज हमारा हरिहर काका के पाठ की संपूर्ण व्याख्या यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।